सबसे पहले तो आप सब लोगों का, खासतौर पे आयोजकों का आभार कि मुझे इस आयोजन में आप लोगों ने आमंत्रित किया। मैं अभी बात कर रहा था लोकेश जी से, तो बताया कि जब हत्या हुई थी 2013 में, तो हम लोग मैं नया नया दिल्ली पहुंचा था और उसके तुरंत बाद गोविंद पानसरे का आया और हम लोगों ने दिल्ली में एक बड़ा आयोजन किया था। लेखकों का जंतर मंतर पे हम लोगों ने बड़ा आयोजन किया था और उसके बाद ही साहित्य अकेडमी के बहिष्कार वगैरह का सारा कुछ चला था। हालांकि इस तरह के आंदोलन जहां पहुंचते हैं वहीं तक पहुंच पाया। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं नेहरू पटेल पर आऊं उससे पहले थोड़ी सी बात, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हेट स्पीच के मामले में और हेट हिंसा के मामले में, सांप्रदायिक हिंसा के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे पहुंच गया है यूपी के बाद। और मैं सोच रहा था कि फुले, अंबेडकर, गोविंद पानसरे, दाभोलकर, इन लोगों की जमीन पर इस तरह की हिंसा और इस तरह की नफरत फैल कैसे रही है। फिर मुझे लगा कि जब नफरत की आंधी चलती है तो क्या यूपी, क्या महाराष्ट्र, क्या बिहार, क्या गुजरात, सारी हमारी परंपराएं एक एक करके टूटती जाती हैं और उसकी जगह पर नफरत और हिंसा जो है वो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हमारी आत्मा के अंदर भरती चली जाती है। वरना एक बार रुक के सोचना चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई अभी ख़त्म हुए कितना वक्त हुआ? 80 साल। 80 साल इतना लंबा वक्त नहीं होता है। अभी भी हो सकता है 2-4 लोग ऐसे मिल जाएं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई थोड़ी बहुत देखी हो, 10 साल के बालक के रूप में, 8 साल के बालक के रूप में देखी हो, और अभी उस पीढ़ी के ख़त्म होने से पहले ही ऐसा लगता है कि आज़ादी की लड़ाई के सारे आदर्श हमने एक एक करके बिसरा दिए। लेकिन वैसे में जब मुझे ये खबर मिलती है कि नासिक शहर के अंदर 2014 से लगातार ये आयोजन हो रहा है, मैं अभी नाम सुन रहा था, बहुत सारे मित्र हैं उसमें, तुषार जैसे बड़े भाई हैं, ये सारे लोग आए थे, तो उम्मीद जगती है और ये उम्मीद बार बार जगती है। इसलिए इस तरह के आयोजनों को मैं किसी भी तरह से मिस नहीं करना चाहता हूं, कैसे भी पहुंच जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी बात सुनकर आप लोगों को ताकत मिले ना मिले, लेकिन आप लोगों को देख के मुझे ताकत मिलती है कि हाँ, इतने सारे लोग और भी हैं जो मेरी ही तरह या मुझसे और बेहतर तरीके से लगातार काम कर रहे हैं। विषय आज का है नेहरू, पटेल और भारत का निर्माण। भारत के निर्माण की बात जब होती है, कोई आकर अभी मुझसे कहने लगेगा कि नेहरू पटेल क्या भारत का निर्माण करेंगे? ये तो इतने 1000 साल पुरानी संस्कृति है हमारी, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। मैं यहां पर ये कॉन्ट्राडिक्ट करने भी नहीं जा रहा हूं कि हमारी संस्कृति पुरानी नहीं है या हमारी संस्कृति कोई इतनी कमजोर या ऐसी बेकार की एंटाइटी थी कि उसको पूरी तरह से फिर से बनाना पड़ा। ये सारा कुछ मैं यहां पर नहीं कहने जा रहा हूं, क्योंकि ये सब सच नहीं है। लेकिन एक हकीकत यह है कि जब युग बदलता है, सामंत काल से आधुनिक युग आता है, राजा से वोटर का युग आता है, तो उस समय भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं आपको अपने देश को कैसा बनाना है ये तय करने के लिए। और ये समझने के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर समकालीन इतिहास थोड़ा सा उठाकर उस दौर का देख लीजिए, सिर्फ इतना देख लीजिए, और उसके लिए गूगल, एआई, जहां से मन करे आप देख लीजिए, हमारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जब भारत आजाद हुआ तो और कौन कौन से मुल्क आजाद हुए थे। अफ्रीका में, एशिया में जो गुलामियां दूर हुई थी, उनमें और कौन कौन से मुल्क थे जो 1940 से लेके 1960 के बीच में आजाद हुए हैं? लंबी लिस्ट है, आप उठा के देखेंगे। अफ्रीका के तमाम सारे देश हैं, एशिया के तमाम सारे देश हैं, जब यूरोपीय उपनिवेशवाद टूटता है और वो आजाद होते हैं। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो वो है कि उस लाइन पर सबको खड़ा कर दिया गया और अब एक गोली चलेगी और देखना है कौन कितनी तेज दौड़ता है। असल खेल तो यहां से शुरू होता है कि आजाद होने के बाद वहां किस तरह के देश बने, किस तरह की व्यवस्थाएं बनी, किस तरह का समाज बना और हमारा समाज कैसे बना। ये जरा सा हम समझ जाएं तो हमारे समझ में आ जाएगा कि राष्ट्र निर्माण का जो मतलब है वो अपने पुरखों को, 1000 साल पुराने, 200 साल पुराने, 400 साल पुराने पुरखों को इग्नोर करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि उनमें से जो हमारे ऐसे पुरखे थे जो आगे की राह दिखा रहे थे, उनके रास्ते पर हम कितना चले और कितना नहीं चल पाए। और इसीलिए हर जगह मैं एक बात जरूर सबको याद दिलाता हूं जो सबको पता होती है। आजादी की लड़ाई की 3 धाराएं थी, बहुत स्पष्ट 3 धाराएं थी। पहली धारा थी अहिंसा की धारा, लोकतंत्र की धारा, जो कांग्रेस जिसका रिप्रेजेंटेशन कर रही थी बाय डिफॉल्ट।
और उसी धारा में आपको गांधी दिखाई देते हैं, नेहरू दिखाई देते हैं, सरदार पटेल दिखाई देते हैं, मौलाना आजाद दिखाई देते हैं। और अगर आप इस बात को समझ पाएं कि आजादी की लड़ाई दोहरी आजादी की लड़ाई थी, एक तरफ समाज की मुक्ति की लड़ाई थी और एक तरफ राजनैतिक मुक्ति की लड़ाई थी, तो हमारी सामाजिक लड़ाई के सबसे बड़े हीरो फुले और अंबेडकर भी आपको उसी रास्ते पर चलते हुए दिखाई देंगे, एक लोकतांत्रिक समाज के निर्माण पर अहिंसक रास्ते से चलने का रास्ता। दूसरी लड़ाई थी जिसमें हमारे क्रांतिकारी थे, चाहे वो शहीद भगत सिंह हो या तमाम सारे नाम गिनाए जा सकते हैं, बंगाल से लेके, महाराष्ट्र से लेके, पंजाब से लेके हमारे यूपी तक तमाम सारे क्रांतिकारी थे जो एक अलग तरह का सपना देख रहे थे। भगत सिंह तक पहुंचते पहुंचते यह सपना बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है जब वो अपने संगठन का नाम रखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशलिस्ट और रिपब्लिकन इसमें जो है वो साफ बताता है कि एक बराबरी वाला समाज जो रिपब्लिकन होगा, तानाशाही नहीं होगी, इस बात को समझना चाहिए, तानाशाही नहीं होगी, रिपब्लिकन समाज होगा। तो ये दो धाराएं थोड़ा सा अलग अलग रास्ते पर चलते हुए एक ही जगह पहुंचती हुई दिखती हैं, जहां समाजवाद की तरफ बढ़ता हुआ सपना है और रिपब्लिक होने का, लोकतांत्रिक होने का मामला है। मैं मजाक में कहता हूं कि अगर आपको नासिक से दिल्ली जाना है तो दो रास्ते हो सकते हैं। कोई ये कह सकता है कि मुंबई तक चलते हैं, एक आध दिन रुकेंगे, फिर आराम से मुंबई से चलेंगे, और कोई कहेगा नहीं, यहां से जो पहली ट्रेन मिलती है उसको लेकर भागो, लेकिन लक्ष्य एक है कि दिल्ली पहुंचना है। लेकिन एक तीसरी धारा भी थी जिसको नागपुर पहुंचना था, जिसको दिल्ली जाना ही नहीं था, जिसमें आजादी का मामला कहीं था ही नहीं, जिसमें यह था कि अगर आजादी मिल जाती है तो उस पर हम कब्जा कर लें और फिर अपने अपने तरीके का हिंदुस्तान बनाएं, हिंदू हिंदुस्तान और मुस्लिम हिंदुस्तान यानी कि पाकिस्तान। ये वो रास्ता है जो सावरकर का रास्ता था, ये वो रास्ता है जो गोलवरकर हेडगेवार का रास्ता था, और ये वो रास्ता है जो लियाकत का रास्ता था, ये वो रास्ता है जो जिन्ना का रास्ता था। ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि इन दोनों रास्तों को, क्रांतिकारियों के और कांग्रेस के रास्ते और ये वाला जो रास्ता था सांप्रदायिकता का रास्ता, इन दोनों को अलग अलग करना होगा। यही वजह है कि अगर वो वीर भी थे तो मेरे काम के नहीं थे, क्योंकि मेरा जो सपना था वो उनका सपना नहीं था और उनका जो सपना था वो मेरा सपना या मेरे भारत का सपना हो ही नहीं सकता था। यही वो कारण है कि मैं तमाम वीरताएं, तमाम बलिदान, तमाम सादगी पर ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि इस बात से कुछ तय नहीं होता है कि आप कितने वीर हैं, आपने कितना बलिदान दिया। तय इस बात से होता है कि आपने किस बात के लिए बलिदान दिया। अगर किसी की हत्या के लिए, किसी के घर जो चोरी करता होगा, कभी कभी मैं कल्पना करता हूं कितनी मेहनत करता होगा। मतलब घर हम पूरा लॉक करके रखते हैं, उसको तोड़ना, दीवार फाड़ना, फिर सारे खतरे उठाकर घर के अंदर घुसना, फिर सामान चुराना और फिर भागना और फिर पुलिस से बचते रहना, कितना मुश्किल काम है। आप सोच के देखिए, हम आप क्या करते हैं, सुबह गए, नौकरी किए, शाम को आ गए, दरवाजा बंद किए, सो गए। तो मेहनत के हिसाब से देखेंगे तो वो हमसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन असल चीज है नीयत। और इसीलिए मैं इस बहस में नहीं पड़ता हूं कौन वीर था, कौन वीर नहीं था। हालांकि निरंजन भाई बैठे हुए हैं तो वीरता की कहानियां सुना चुके हैं पहले ही बहुत सारी, हमसे ज्यादा तो सुनाने की जरूरत नहीं है। अब जब ये लोकतांत्रिक देश बनने का मामला था तो पूरा संघर्ष अगर आप उठा के देखें 1922-23 से कम अगर उठा के देखें आप 1947 का, तो ये संघर्ष बिल्कुल सीधा हो जाता है, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन 1926-27 तक आते आते कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। चंद्रशेखर आजाद की हत्या, भगत सिंह की हत्या के बाद धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन कमजोर होने लगता है। और मैं एक और बात यहां पर बता दूं, समय कितना है मेरे पास? ठीक है, फिर तो बहुत है, ठीक है। मैं एक बात आपको और बता दूं कि अब तमाम ऐसे रिसर्च आ चुके हैं जो बताते हैं कि कांग्रेस और क्रांतिकारियों के बीच में अच्छे खासे रिश्ते थे। हाईएस्ट लेवल पर नहीं थे, गांधी जी के साथ नहीं थे। गांधी जी कभी किसी क्रांतिकारी की सहायता उस तरह से नहीं कर सकते थे क्योंकि बंदूक के पूरे दर्शन के खिलाफ थे। लेकिन निचले लेवल पर आप जाएंगे, जिला अध्यक्ष के लेवल पर आप जाएंगे या जिला के कार्यकर्ताओं के लेवल पर जाएंगे, तो क्रांतिकारियों और कांग्रेस के बीच में रिश्ते काफी अच्छे थे। आर्थिक सहायता, छुपने की सहायता, तमाम सारा। कामा मैक्लियान की जो नई किताब आई है, मैं सबसे कहता हूं उसको जरूर पढ़ना चाहिए। वो बताता है कि कैसे और कांग्रेस और
क्रांतिकारी विचारधारा एक दूसरे के साथ मिलकर ग्राउंड पे काम कर रही थी। और यह सबसे ज्यादा दिखाई देता है 1942 के आंदोलन में, जब भारत छोड़ो चल रहा था और सिर्फ 2 संगठन ऐसे थे जो भारत छोड़ो आंदोलन से अलग थे, बाकी सब लगभग थोड़ा आगे पीछे मिलजुल के काम कर रहे थे। और वहां तो ऐसा लगता है कि गांधी जी भी थोड़ी छूट देते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि हिंसा हुई, तो वो ये कहते हैं कि यह हिंसा इसलिए हुई क्योंकि अंग्रेजों ने इस तरह का दमन किया। तो ये पूरी लड़ाई सीधे सीधे 2 खेमों में बंट जाती है। एक तरफ धर्म आधारित तानाशाही वाला शासन और दूसरी तरफ लोकतंत्र आधारित एक व्यक्ति एक वोट का शासन। इसमें सबसे जरूरी चीज बन के उभरता है सेकुलरिज्म। उसी से सब कुछ तय होना था। अगर हम सेकुलर स्टेट बन रहे थे तब हम डेमोक्रेटिक स्टेट भी बन सकते थे। अगर हम सेकुलर स्टेट नहीं बनते तो किसी भी हालत में डेमोक्रेटिक स्टेट बन ही नहीं सकते थे। और आप उठाकर देख लीजिए पूरी आजादी की लड़ाई 1910-15 के बाद की पूरी लड़ाई उठा के देख लीजिए। जो जो लोग सेकुलर खेमे से नॉन सेकुलर खेमे में गए या लगातार नॉन सेकुलर ही रहे, कम्युनल कहना चाहें कम्युनल कह लें, वो सब कहीं ना कहीं तानाशाही के समर्थन में जाकर खड़े हुए। जबकि जो लोग सेकुलर मूवमेंट के साथ थे वो सारे के सारे लोकतंत्र के साथ जाकर खड़े हुए। अब जरा इस भारत निर्माण को पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं और नेहरू पटेल को जोड़ के देखते हैं। एक बड़ा मजेदार नया चला है खेल ये पिछले 10 सालों से कि नेहरू तुम्हारे लेकिन पटेल हमारे। मैं कई बार मजाक में कहता हूं कि लगता यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चुपचाप आरएसएस ज्वाइन कर ली थी और हम लोगों को बताया नहीं था, धोखा कर दिया था हम लोगों के साथ। हम लोगों को बताया ही नहीं कि वो आरएसएस में चले गए थे, क्योंकि हम लोग तो उनके भाषण पढ़ते हैं, उनके लेख पढ़ते हैं और कहीं एक धब्बा नहीं मिलता है ऐसा जहां पर सरदार पटेल आरएसएस का समर्थन करते हुए नजर आए। मुझे तो नहीं मिला। मैं यहां पर किसी से बहस कर सकता हूं। 10 खंडों में नवजीवन ने छापा है सरदार पटेल का सब कुछ। सरदार पटेल लेखक नहीं थे, उन्होंने अलग से कोई किताब नहीं लिखी। भाषण भी उनके बड़े रूखे सूखे होते थे, फ्लावरी भाषण नहीं होते थे। मैं आऊंगा उनके भाषणों पर। लेकिन 10 खंडों में नवजीवन ने छापा है उनका सारा भाषण, सारा पत्राचार, सब कुछ छापा हुआ है। कोई उसको उठा ले और मुझे दिखाए कि इस वाले पॉइंट पर सरदार पटेल आरएसएस के साथ खड़े हो गए थे। हां, आरएसएस गांधी जी की हत्या करवा देगा या आरएसएस से जुड़े लोग गांधी जी की हत्या कर देंगे, इस लेवल पर चले जाएंगे, ये बात शायद सरदार पटेल नहीं समझ पा रहे थे। मैं आऊंगा उस पर। तो आप देखते हैं कि पहली जरूरत दिखाई देती है संविधान की। पहली जरूरत दिखाई देती है कि आजाद हम हो जाएंगे। जब यह समझ में आना शुरू होता है कि हम आजाद हो जाएंगे तो पहली जरूरत यह है कि हमारा संविधान क्या होगा। और यही वो सबसे बड़ा पॉइंट है जिस पर आप समझ सकते हैं कि कैसे सांप्रदायिक धारा अलग हो जाती है और सेकुलर धारा एक साथ आ जाती है। आप वो पूरी बहस पढ़िए संविधान सभा को बनाने की मांग को लेकर। जवाहरलाल नेहरू जिस समय संविधान सभा को बनाने की मांग लेकर आते हैं, उनका समर्थन करने वालों में कौन लोग हैं, उनका विरोध करने वाले में कौन लोग हैं, बस आप ये देख लीजिए। बाबा साहब अंबेडकर आजादी की लड़ाई में उस तरह से नहीं शामिल थे। मैं इस बात में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि 1942 में वो श्रम मंत्री थे, मुझे कम से कम कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। लेकिन संविधान निर्माण की जो ही प्रक्रिया शुरू होती है बाबा साहब का, आप पत्राचार और लिखा हुआ पढ़ना शुरू कर दीजिए। ही इज मोर देन इंटरेस्टेड। वो इस बात को लेकर लगातार आप कहेंगे कि गैल्वेनाइज्ड हैं कि अगर संविधान सभा कोई बनती है तो उसमें मेरी क्या भूमिका होगी और मैं दलितों वंचितों को अधिकार दिला पाऊंगा कि नहीं दिला पाऊंगा। यह एक पॉजिटिव चिंता है। अगर कोई मूर्खतापूर्ण बयान देता है कि वो सिर्फ अपनी सोच रहे थे तो अब इसके लिए वही जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन ये एक पॉजिटिव चिंता है जिसमें हमारे देश की 30-40% आबादी की स्थिति आजादी के बाद क्या होगी ये लगातार शामिल है। और पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल और पूरी की पूरी कांग्रेस जो है उस संविधान सभा के बनने के लिए कि किस तरह से वो संविधान सभा बनेगी, क्या क्या उसमें होगा, उसके लिए लगातार एक्टिव है। उसमें पेच कौन फंसा रहा है? हिंदू राष्ट्रवाद को तब तक इतना कमजोर किया जा चुका था कि वो कोई खास पेच नहीं फंसा पाया, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन मुस्लिम राष्ट्रवाद जिसको अंग्रेजों का लगातार समर्थन हासिल था, जिन्ना के नेतृत्व में, लियाकत के नेतृत्व में, वो उसमें पहला फच्चर तब फंसाता है जब संयुक्त एक सरकार बनती है जिसमें कांग्रेस भी होती है और मुस्लिम लीग भी होती है। सरदार पटेल को जिस तरह से बार बार कहा जाता है आप
अगर उस सरकार से सरदार नाराज थे तो वो हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था। सरदार इस बात के लिए नाराज थे क्योंकि मुस्लिम लीग के जो नेता थे वहां पर, खासतौर पर जिनका नाम मैं बार बार ले रहा हूं, लियाकत, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। और आप कल्पना करके देखिए कि गृह मंत्री अपने लिए एक चपरासी मांगता था और फाइनेंस मिनिस्टर उसको पास नहीं करते थे। 2 कुर्सियां मांगता था, फाइनेंस मिनिस्टर उसको पास नहीं करते थे। और उस पूरी प्रक्रिया में सरदार पटेल के समझ में यह बहुत कायदे से आ गया था कि मुस्लिम लीग विभाजन के अलावा और कुछ नहीं चाहती है, उसके साथ मिलजुल कर काम नहीं किया जा सकता है। यह कहना सांप्रदायिकता नहीं था, यह कहना स्थितियों को समझना और स्पष्ट होना था। और यहां पर सरदार पटेल बिल्कुल साफ साफ आपको सही साबित होते दिखाई देते हैं। लेकिन सरदार पटेल और नेहरू में एक फर्क था जिसको समझना बहुत जरूरी है, और जिसको समझने पर ही समझ में आता है कि महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को अपना रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए या अपना वारिस कह लीजिए क्यों चुना। सांप्रदायिकता और विश्व स्थितियों को लेकर जिस तरह की समझ पंडित नेहरू के पास थी, वैसी समझ उस दौर में किसी पार्टी के किसी नेता के पास नहीं थी। यह आज मैं बड़े आराम से कह सकता हूं। कारण आपको बताता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू होने वाला था उस समय आप सबके खतो किताबत पढ़ लीजिए, यहां तक कि महात्मा गांधी की भी खतो किताबत पढ़ लीजिए, उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेकर कोई बहुत चिंता नहीं दिखाई देती। सबको यह लगता है दूर यूरोप में कुछ चल रहा है, उसका भारत से क्या लेना देना है। और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि दूर यूरोप में चल क्या रहा है। लेकिन उसी दौर में नेहरू निकलते हैं यूरोप की यात्रा पर, स्पेन जाते हैं जहां पर गृहयुद्ध चल रहा था फ्रांको की सेनाओं के साथ। और पंडित नेहरू उस गृहयुद्ध में बॉर्डर पर जाते हैं, जहां शायद दूसरी आर्मी के जो आपकी दोस्त आर्मीज होती हैं उसके जनरल्स या फिर राष्ट्राध्यक्षों को ही जाने की अनुमति हो सकती है, वहां पर वो जाते हैं। और वहां जाने के बाद जो रिपोर्ट उन्होंने लिखी है, जो उस समय के पत्र लिखे हैं, आप उनको पढ़िए। ऐसा लगता है कि अगले 4-5 साल में दुनिया में क्या होना है इसकी कोई भविष्यवाणी कर रहा है। स्पेन के गृहयुद्ध को देखते हुए फ्रांस जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, लौटते हुए रास्ते में जर्मनी में उनको रुकना होता है। जर्मनी में जब वो रुकते हैं, होटल में रुके होते हैं, तो उस समय हिटलर कम से कम 4 अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस भेजता है कि एक बार 2 मिनट की मुलाकात कर लीजिए। पंडित नेहरू हिटलर से नहीं मिलते हैं। यह मैं क्यों याद दिला रहा हूं? क्योंकि पंडित नेहरू मुसोलिनी से भी नहीं मिले थे। इटली गए थे लेकिन मुसोलिनी से नहीं मिले थे। मुसोलिनी, अभी मैंने तानाशाहों पर एक किताब लिखी है, आने वाली है, आ जाएगी वो। तो मुसोलिनी के बारे में मैं पढ़ रहा था कि विदेश के नेताओं को बुलाना और वहां पर अपनी मैग्नामिटी दिखाना, और उनके जाने के बाद लोकल अखबारों में अपने हिसाब से खबर छपवाना उसका शौक था। तो ये जान लीजिए कि गोदी मीडिया आज नहीं बनी है। जहां जहां तानाशाह होता है वहां वहां गोदी मीडिया होती है। गांधी जी गए हुए थे, और गांधी जी गए हुए थे कॉन्फ्रेंस में। कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे। सबने समझाया कि मुसोलिनी से मत मिलो, सबने समझाया, जिससे जिससे मिले सबने कहा मत जाओ मुसोलिनी से। लेकिन गांधी जी थे, उनको लगा मेरा क्या कर लेगा, इरकरप्टिबल हूं मैं, मेरा कोई क्या कर लेगा। पहुंच गए मुसोलिनी से मिलने और थोड़ा बहुत प्रभावित भी हो गए, क्योंकि मुसोलिनी को पता था कि इनको कैसे प्रभावित करना है। जो ताकतवर है उसको ताकत दिखा के, जो पढ़ा लिखा है उसको पढ़ाई दिखा के, उसकी लाइब्रेरी बहुत शानदार थी, और जो सिद्धांतवादी है उसको सिद्धांत सिखा के। मुसोलिनी पढ़ा लिखा था, सारे तानाशाह अनपढ़ नहीं होते हैं। मुसोलिनी काफी पढ़ा लिखा था और पत्रकार रहा था। गांधी जी वहां से लौट के आए, और गांधी जी इंडिया पहुंचते उसके पहले इटली के अखबारों में गांधी द्वारा मुसोलिनी की तारीफ छप चुकी थी, जो गांधी ने की ही नहीं थी। मुसोलिनी गांधी को भी मूर्ख बना सकता था, पंडित नेहरू को मूर्ख नहीं बना सकता था। इसीलिए जो बार बार यह बात कही जाती है विदेश में पढ़े थे, मैं इसको हमेशा अलग तरीके से देखता हूं। जैसे मान लीजिए आप एक शहर में पैदा हुए और थोड़ा बहुत तीर्थ विर्थ किए, लेकिन बाकी आप एक शहर में ही आपकी पूरी जिंदगी गुजर गई, तो यह अपने आप में खूबी है, लेकिन यह बहुत सारी चीजों से आपको वंचित रखती है। पंडित नेहरू जिस समाज में पैदा हुए थे, इलाहाबाद में, मैं वहीं पास गोरखपुर का रहने वाला हूं। अब गोरखपुर दूसरी वजहों से प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं, और मैं जानता हूं कि वहां के सामाजिक संगठन किस तरह का है, जातिवाद कितना गहरा है। पूरे देश में ही है, वहां भी है। पूर्वांचल अपने अलग अलग वजहों से भी जाना जाता है, ठीक है। अब मैं कई बार सोचता हूं कि अगर पंडित नेहरू विदेश नहीं गए होते
तो क्या वो इतने लिबरल हो सकते थे कि पहली बार जब वो जमीन पर उतरे हैं तो अवध के किसानों के साथ उतरे हैं? अवध के किसान उनके पास पहुंचे, मोतीलाल जी से मिलने आए हुए थे कि हमारी बड़ी समस्याएं हैं, साथ चलिए। पंडित जी अकेले थे, बोले मैं चलता हूं। 22-23 साल उम्र थी और अवध में मैं तो पूरा मेरा गांव इलाका सब देखा हुआ है। आज भी अगर आपको कहा जाए अवध के गांव में 15 दिन लगातार रुकना है तो कई लोग बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन पंडित जी अवध के गांव में रुके, दलितों के घर खाना खाया, और ये जानते हुए नहीं कि दलित के घर खाना खाने जा रहा हूं, जल्दी कैमरामैन को बुलाओ। सिंपल सी बात है, हम जा रहे हैं, जो रुकवाएगा वो खाना खिलाएगा। हम अगर किसी भी गांव में जाते हैं तो जो रुकवाएगा वो खाना खिलाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। बैलगाड़ियों में चले, पैदल चले। मैं कई बार सोचता रहा कि इलाहाबाद का एक ब्राह्मण, भले वो कश्मीरी ब्राह्मण ही क्यों नहीं था, इतना उदार कैसे हो गया? 23 साल की उम्र में इतना उदार कैसे हो सकता है? मैंने तो नहीं देखे, मैं भी नहीं था, शायद हो ही नहीं सकता है। जिस तरह की हम लोगों की ट्रेनिंग होती है, होना ही बहुत मुश्किल है जब तक कि आपको कोई बहुत बड़ा गुरु ना मिल जाए या कोई ऐसी चीज ना मिल जाए। और तब मेरे समझ में आया कि पंडित जी की पढ़ाई तो या तो आनंद भवन में हुई, जो अपने आप में एक सेकुलर जगह थी, जहां अंग्रेज भी आते थे, जहां मुस्लिम भी आते थे, जहां हिंदू भी आते थे, जहां नॉनवेज भी बनता था। उनकी मां के रसोई में नहीं पकता था, लेकिन बाहर नॉनवेज भी पकता था। उनके मोतीलाल जी शराब भी पीते थे। तो एक लिबरल टाइप का माहौल था उस जमाने के हिसाब से। और उसके बाद सीधे चले गए इंग्लैंड, जहां पर जातिवादी थी ही नहीं। और इंग्लैंड के उनके प्रवास का संस्मरण पढ़िए, एक भी राजा महाराजा उनका दोस्त नहीं बनता है। जबकि इंग्लैंड में उस जमाने में 2 ही तरह के हिंदुस्तानी जाते थे, या तो नेहरू जी जैसे या राजा महाराजाओं के बेटे। वहां सोशलिज्म सीखने लगते हैं, फेबियन सोशलिज्म सीखने लगते हैं। वहां से भारत की चिंता उनको दिखाई देती है लगातार। और शायद यही वजह है कि पंडित जी मैं भी कह रहा हूं उनको, जबकि उनको पंडित जी सुनना पसंद नहीं था। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, विडंबना है कि पंडित जी सुनना उनको पसंद नहीं था। लेकिन आज बार बार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि उनको कुछ और साबित करने की कोशिश की जाती है। तो खैर, नेहरू जी जो थे, मुझे हमेशा लगता है कि शायद इतने लिबरल इसलिए हो पाए क्योंकि यहां की जो गंदगी थी, सामाजिक गंदगियां थीं, अगर वो यहां के नॉर्मल किसी स्कूल में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते, तो शायद देखते कि उनकी जात वाले अपना खाना अलग बना रहे हैं हॉस्टल में, दलितों का खाना अलग बन रहा है, उनको उनकी जाति की वजह से सम्मान मिल रहा है। और ये तो एक जानी सी बात है कि जातिवाद के बढ़ने का या जातिवाद के बने रहने का बड़ा कारण यह है कि आप कितने भी अवगुणी हैं, आपके अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन नाम में आपके एक टाइटल लगा हुआ है तो आपको सम्मान मिलने लगता है। और बिना मेहनत का सम्मान और पैसा किसको नहीं अच्छा लगता है? यह वजह है कि यहां जातिवाद खत्म नहीं होता है। लोग लगातार अपनी जाति को प्रमोट करते रहते हैं क्योंकि कुछ और प्रमोट करने लायक अक्सर होता नहीं है। तो इस सुविधा से जो पंडित नेहरू वंचित रहे इंग्लैंड में, वहां और किसी भी चीज का उनको सम्मान मिल सकता था, लेकिन धनी होने का और ब्राह्मण होने का सम्मान उनको नहीं मिल सकता था। पढ़ाई का सम्मान मिल सकता था, खेल में बहुत अच्छे थे, इन सब चीजों का सम्मान मिल सकता था, लेकिन जाति और पैसे का सम्मान उस वाले ब्रिटेन में उनको नहीं मिल सकता था जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गुजर के आया था और जो काफी प्रगतिशील था। और यही वजह मुझे लगती है कि विश्व राजनीति की समझ और भारतीय समाज की गंदगियों से दूरी, ये 2 चीजें पंडित नेहरू के अंदर जितनी साफ साफ दिखाई देती हैं, बाकी कहीं दिखना बहुत मुश्किल काम है। गांधी जी के यहां वो थी, लेकिन अलग नैतिक स्तर पे थी। गांधी जी आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर वहां पहुंच चुके थे कि जाति से और बाकी सारी चीजों से मुक्त दिखाई देते हैं। लेकिन पंडित नेहरू वहां किसी नैतिक आध्यात्मिक स्तर पे नहीं, लॉजिकल तार्किक स्तर पे पहुंचे थे। और इस सभा से बेहतर कौन समझ सकता है कि जहां हम तर्क पर पहुंचते हैं वो सबसे बड़ा सच होता है। तर्क से जो चीज हम सिद्ध करके कहते हैं कि नहीं ये सही है, उससे हमें कोई डिगा नहीं सकता, बाकी कहीं से भी डिगाया जा सकता है। ये बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं कह रहा हूं जब आप देखते हैं सांप्रदायिकता हमारे देश में उफान लेना शुरू करती है। खास तौर पे 1942 का जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है, वो जब खत्म होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, और 1945 के बाद हमें यह लगता है कि अब तो आजादी मिलनी है। तो जो ही आजादी सामने दिखी, अपना अपना हिस्सा लूटने के लिए लोग सक्रिय होते हैं। और सांप्रदायिकता कहने की बात नहीं है कि किस लेवल पर दिखाई देती है, चाहे नोआखली हो, चाहे भागलपुर हो, आप एग्जाम्पल गिनाते चले जाइए। उस समय आप देखते हैं कि बड़े बड़े खंभे जो थे सेकुलर, वो या तो डगमगाना शुरू करते हैं या फिर गिरना शुरू करते हैं। मैं हमेशा एक व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं, गांधी हत्या पर लिखते हुए। मेरी एक किताब, उसने गांधी को क्यों मारा है, तो उस किताब पर लिखते हुए मुझे वो मिले थे मतलब उनका इतिहास मिला था। मियां इफ्तिखारुद्दीन जो थे, वो फैज अहमद फैज के दोस्त हुआ करते थे और लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। पंडित नेहरू एक बार जब NWFP जा रहे थे, जिसको अब खैबर पख्तून कहते हैं,
तो लाहौर में उनकी मुलाकात शेख अब्दुल्ला से हुई थी, ये बहुत लोग जानते हैं। लेकिन शेख अब्दुल्ला से पंडित नेहरू को मिलवाने वाले मियां इफ्तिखारुद्दीन थे, नेहरू के करीबी थे, लगभग कम्युनिस्ट थे, काफी वामपंथी थे, कांग्रेस में इस तरह के बहुत सारे लोग थे और पूरी तरह से सेकुलर हुआ करते थे। 1944-45 आते आते वो मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं और मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं, एक्टिव रहते हैं, जिन्ना के मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बनाए जाते हैं। गांधी हत्या जब होती है उस समय मियां इफ्तिखारुद्दीन एक मैसेज देते हैं, उसको मैंने अपनी किताब में भी लिखा है और मैं बार बार दोहराता हूं। उस समय मियां साहब कहते हैं कि हम में से उन सारे लोगों ने जिन्होंने सांप्रदायिकता का साथ दिया था, जिन्होंने दंगे होने दिए थे, सिर्फ ये नहीं कि दंगे किए थे, जिन्होंने दंगे होने दिए थे और जिन्होंने हिंदू मुस्लिम में बंटवारा बढ़ाया था, वो सब महात्मा गांधी की हत्या में जिम्मेदार हैं। यानी तब तक समझ में उनको आया, 1948 में समझ में आया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, तब तक तो पाकिस्तान बन चुका था। मियां साहब जो है वो मुस्लिम लीग में शामिल हो चुके थे। यह अलग बात है कि मुस्लिम लीग में बाद में उनको किनारे कर दिया गया, बाद में क्या क्या हुआ वो सब अलग बात है। ऐसे तमाम सारे लोग थे और यहीं पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये वो दौर था जिसमें आपको सरदार पटेल के भी कुछ वक्तव्य ऐसे मिल सकते हैं जिनसे आप इस तरह का अर्थ निकाल सकते हैं। ये एक ऐसा वक्त था और खास तौर पर जब मैं बहुत लंबा चला जाएगा अगर कश्मीर वगैरह की मैं बात करने लगूंगा, कश्मीर पर अगर स्टैंड को उठाकर देखिए या बाकी सारी चीजों को उठाकर देखिए तो आपको एक बार लग सकता है कि सरदार पटेल थोड़े से डगमगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहां पर हमको एक चीज समझनी पड़ेगी। पंडित नेहरू, मैंने कहा कि तर्क के सहारे पहुंचे थे, लेकिन उनकी अपनी एक मोरालिटी थी, अपना एक मोरल स्टैंड था उनका। और वो मोरल स्टैंड में एक और बड़ी मजेदार चीज थी कि पार्टी के मामलों में, रोज बरोज के मामलों में कभी वो बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करते नहीं थे। उनके पिताजी भी जब पार्टी से अलग हो गए, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू बनाते हैं, तो पंडित नेहरू कहीं नहीं गए, वो ओरिजिनल कांग्रेस में रहे। ये अपने आप में मतलब आज वाला नहीं है कि बाप कांग्रेस में, बेटा बीजेपी में, बहू किसी और पार्टी में। वो अलग तरह का सैद्धांतिक उनका स्टैंड था जिसमें वो कहीं नहीं गए। सरदार पटेल थोड़ा ज्यादा रगेड थे और सरदार पटेल थोड़ा ज्यादा आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल थे। प्रैग्मेटिक कहना चाहें प्रैग्मेटिक कह लें, प्रैक्टिकल कहना चाहें प्रैक्टिकल कह रहे हैं। उसके पीछे भी शायद उनका अपना लालन पालन था। उन्हें नेहरू की तरह मोतीलाल नेहरू नहीं मिले थे। वो एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की थी और उसके बाद वकालत सीख के वकालत कर रहे थे। जब पहली बार उनको एडमिशन मिला लंदन से, जानते ही हैं आप लोग कि इनिशियल्स लिखे हुए थे, तो उनके बड़े भाई ने कहा पहले मैं कराता हूं, तो उन्होंने बड़े भाई को भेज दिया। लेकिन इतनी प्रतिभा थी कि दोबारा फिर एडमिशन मिल गया। और जिस समय वो लंदन में थे, आप ये देखेंगे कहीं दाएं बाएं घूमते हुए नहीं दिखाई देते हैं। उनको किसी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। सोच के गए हुए थे कि जल्दी से जल्दी पढ़ाई पूरी करके बैरिस्टर बन के आ जाना है, पैसे कमाने हैं। लौट के आए, बैरिस्टर बन गए, अच्छे पैसे कमाते थे। अहमदाबाद के क्लब में रोज शाम को शराब पीते थे, ब्रिज खेलते थे और शानदार सिगरेट पीते थे। अब वो उनकी किस्मत खराब थी और हमारे गांधी जी की किस्मत अच्छी थी कि गांधी जी प्रचार कर रहे थे वहां पर, अचानक क्लब में ये दिख गए। इन्होंने मजाक जैसा उड़ाया मनी मन में, लेकिन अजीब सा आदमी जब दिखता है तो इंटरेस्ट भी जगता है, तो गांधी में इंटरेस्ट जगा। फिर बातचीत शुरू हुई और राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल ये दो ऐसे लोग थे जिनको गांधी जी पूरी तरह से वकालत से खींचकर आजादी की लड़ाई में ले आए। और उसके बाद जो है सब इतिहास है। इसीलिए जो मैंने शुरू में कहा था कि आप अगर अपने घर में रह जाते हैं, एक संवाद मैंने कहीं पढ़ा, सरदार पटेल ने एक बार गांधी से पूछा था कि आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, मुसलमान नॉनवेज खाता है और हिंदू तो नॉनवेज खाते नहीं है, तो फिर एकता कैसे होगी? अब आप ये सोचिए, ये सवाल कोई ऐसा आदमी नहीं पूछ सकता जिसने दुनिया घूमी हो, क्योंकि अगर वो मेरे गांव में आया होता तो उसने देखा होता कि मेरे घर में तो बकरे की बलि होती है। तो हमारे घर के बच्चों को पता ही नहीं होता है कि वेजिटेरियन फैमिली जैसी कोई चीज होती है। लेकिन गुजरात में जहां पर सरदार पटेल थे, वो इलाका आप देखिए, जैनों का जिस तरह से प्रभाव है, चाहे वो गुजरात हो चाहे लगा हुआ राजस्थान हो, वहां वाकई ऐसी स्थिति है कि ज्यादातर हिंदू जो है वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। जैन प्रभाव इतना ज्यादा है। तो वो अपने लोकल में इतना गड़े हुए थे कि गांधी जी को बताना पड़ा, जो उनसे पहले इंग्लैंड घूम आए थे और दुनिया थोड़ी देखी थी, कि भाई ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां हिंदू भी नॉनवेज खाते हैं और खाना एक ऐसी चीज नहीं है जिसके आधार पर एकता ना हो सके। सरदार पटेल की शुरुआत वहां से होती है, कमिटमेंट वहां से धीरे धीरे पैदा होता है। और एक सीधा सवाल है कि अगर वो कम्युनल होते ही तो दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत थी जो उनको आरएसएस में जाने से रोक लेती? कौन रोक लेता बताइए? कोई रोक सकता है?
ठीक बात है कि वो पंडित नेहरू की तरह वामपंथ की तरफ झुके हुए नहीं थे। प्राइवेट सेक्टर को लेकर, प्राइवेट इकोनॉमी को लेकर उनके जो विचार थे वो पंडित नेहरू से अलग विचार थे। वो प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट इकोनॉमी को ज्यादा महत्व देते थे, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन ये जो वैचारिक विरोध थे, ये वैचारिक विरोध उस गोल सर्कल के अंदर थे जिस सर्कल के बाहर सांप्रदायिकता थी, जिस सर्कल के बाहर तानाशाही थी, जिस सर्कल में गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर अंबेडकर और ये सारे लोग थे। उस सर्कल में तीन चीजें ये नहीं थी, सांप्रदायिकता नहीं थी, तानाशाही नहीं थी और जातीय नफरत नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर जाति के मामले में निश्चित तौर पर इन सब लोगों से बहुत आगे बढ़े हुए थे, लेकिन ये बाकी लोग भी इस सिद्धांत पर सहमत तो थे कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप तो यही होता है कि आप इस बात को स्वीकार करें कि जातिवाद गलत है, उसके बाद तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और यही वजह है कि जिसको हम साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, वो साइंटिफिक टेम्पर जहां आपको कांग्रेस के अंदर लड़ता हुआ दिखाई देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी कांग्रेस साइंटिफिक टेम्पर वाली थी, न है और निकट भविष्य में हो पाएगी इसकी भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मास ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जो लीडरशिप थी वो आजादी की लड़ाई से पहले और आजादी की लड़ाई के बाद साइंटिफिक टेम्पर की बात लगातार करती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो दूसरा पक्ष है वो साइंटिफिक टेम्पर के हमेशा खिलाफ रहा है, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो। साइंटिफिक टेम्पर उनका सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। इसलिए सरदार पटेल को कब्जा करने की कितनी भी कोशिशें वो कर लेंगे, सरदार पटेल का अपना लिखा हमेशा रास्ते में आकर खड़ा हो जाएगा। और सबसे ज्यादा तो वो लिखा और बोला जो गांधी जी की हत्या के बाद है। गांधी जी की हत्या के बाद जो सरदार पटेल के आखिरी पब्लिक भाषणों में से एक है, चेन्नई गए हुए थे वो, और चेन्नई का वो भाषण अंग्रेजी में है। मैंने कई बार अपने ट्विटर पर उसको पोस्ट किया है। आकाशवाणी के वेबसाइट पर भी वो भाषण आसानी से मिल सकता है, कोई भी सुन सकता है। उस भाषण में सरदार पटेल तीन बातें कहते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो खुल के कहते हैं कि हां, हमने विभाजन को स्वीकार किया, बहुत साफ कहते हैं। और यहां मैं बता दूं कि सरदार पटेल वो पहले कांग्रेस लीडर थे जो विभाजन पर सहमत हुए थे। सबसे पहले लीडर थे सरदार पटेल। इसलिए जितनी बार ये लोग विभाजन के लिए कांग्रेस को गाली देते हैं, खैर उस पर हम बात करेंगे, सबसे पहले सरदार पटेल को गाली देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैं विभाजन पर सहमत नहीं होता तो हमारे देश में गृहयुद्ध जैसे हालात बने हुए थे। यह संभव है कि वो गृहयुद्ध हम जीत जाते, लेकिन इस जीत के रास्ते में कितनी लाशें गिरती, कितने लोग मारे जाते, यह कह पाना मुश्किल है। और यह भी संभव था कि हमारा देश कई कई टुकड़ों में बंट जाता। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये सरदार पटेल के शब्द हैं। दो बातें ये हो गई। तीसरी बात वो कहते हैं कि जिन लोगों को ये लगता है कि मुसलमान इस देश से बाहर चले जाएंगे, जिन लोगों को ये लगता है कि वो हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं इस देश को, वो पागल है। और उसमें आरएसएस का नाम लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि उनकी ये साजिश कभी सफल नहीं होगी। यहां से हमको दो चीजें मिल जाती हैं। एक तो सरदार पटेल की विचारधारा, अब इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि उस पर मुझे कोई तर्क देने की जरूरत है। और दूसरी बात मुझे साफ साफ जो लगती है भारत के निर्माण की, राष्ट्र के निर्माण की, कि नेहरू और पटेल इस बिंदु पर एक हैं कि यह देश जो निर्मित होगा वो लोकतांत्रिक देश होगा, सेकुलर देश होगा, और यहां पर आरएसएस जैसे पागलपन वाले संगठनों की जगह नहीं होगी। अब आप कह सकते हैं कि आरएसएस को खत्म क्यों नहीं कर दिया, फिर लोकतांत्रिक कैसे रह जाता? अगर संगठनों को तलवार से ही खत्म करना हो, गोलियों से ही खत्म करना हो, तो फिर आप लोकतांत्रिक नहीं रह सकते हैं। उसका जो तरीका उनके लिए था वो जन जागरण का तरीका था, साइंटिफिक टेम्पर के प्रचार का तरीका था, और दूसरा तरीका था और साथ में तरीका था एक समाजवादी यानी बराबरी वाले समाज के निर्माण का। 1948 में सरदार पटेल की हो जाती है मृत्यु। तमाम सारी बातें, अभी तो संसद में यह कह दिया गया कि सरदार पटेल जो है वह आकाशवाणी पहुंच गए थे, भाषण देना चाहते थे और उनको भाषण देने से रोक दिया गया। मैं आश्चर्यचकित इस बात पर नहीं था कि 1962 में सरदार पटेल कैसे गए। वर्ष गलत हो सकता है, हम लोग भी इतिहास के हैं तो वर्ष गलत हो सकता है,
लेकिन क्या इस देश में किसी की इतनी औकात थी, इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि सरदार पटेल को आकाशवाणी पर रोक ले? वो लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता था और सरदार पटेल की औकात और ताकत क्या थी। और वो इस बात को भी नहीं जानते हैं कि नेहरू और पटेल के बीच में रिश्ता क्या था। सबसे मुश्किल चीज यही है कि उनको लगता है नेहरू मतलब मोदी जी और पटेल मतलब अमित शाह। ना, ये रिश्ता नहीं था। नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं बिल्कुल हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप कह सकते हैं एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री, लेकिन ये रिश्ता नहीं था, क्योंकि जो संघर्ष उन लोगों ने मिलकर साथ में किया था, जैसे जेलों में उन्होंने समय गुजारा था और लड़ते हुए गुजारा था, यह भी बता दो, बड़े मोहब्बत से नहीं गुजारा था। 1942 वाले में जब गिरफ्तार दोनों लोग होते हैं, आप देखिए कितनी तीखी बहसें हैं। लेकिन आप यह भी देखिए कि कैसे सरदार पटेल पंडित नेहरू की चिंता करते हैं और सरदार पटेल के जरा से बीमार होने पर कैसे पंडित नेहरू उनके सिरहाने बैठकर उनकी चिंता करते हैं। यह प्रेम कब पैदा होता है? यह प्रेम मैंने दो ही जगह देखा है। यह प्रेम या तो पॉलिटिकल लड़ाई में जो साझेदार होते हैं उनका होता है, जो एक सामान्य एक ही लक्ष्य के लिए साथ में लड़ रहे होते हैं, या तो यह प्रेम उनके बीच में होता है, और या परिवार में पति और पत्नी के बीच में मैंने ये प्रेम देखा है। तब होता है आप आपस में कितना भी लड़ लें, लेकिन एक दूसरे के लिए कमिटमेंट इतना होता है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए, अगर कोई परेशान हो जाए, तो आप सब काम छोड़कर वहां पर खड़े हो जाते हैं। सरदार पटेल और नेहरू का जो प्रेम था वो समान राजनीतिक लड़ाई लड़ते हुए, मुक्त की लड़ाई लड़ते हुए पैदा हुआ था। गांधी की मृत्यु के बाद जब सरदार पटेल जाते हैं संसद में और कहते हैं माई लीडर पंडित नेहरू, तो वो ऐसे ही नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं था कि उसके पहले माई लीडर नहीं मानते थे। वो इसलिए कहते हैं कि अब बाप चला गया, अब आपको दुनिया को बताना पड़ेगा हम साथ खड़े हैं। जब तक गांधी जी थे तब तक तो कुछ नहीं, आपस में लड़ लो, बुला के बेचारा बूढ़ा आदमी समझाता रहेगा। मरने के पहले भी तो बुला के समझा ही रहे थे। सरदार पटेल इस्तीफा देने की बात कर रहे थे। मरने के पहले जो आखिरी बातचीत हुई है उसमें सरदार पटेल को यही तो समझा रहे थे कि भैया तुम सरकार कैसे छोड़ दोगे, तुम लोगों को मिलके ही चलाना है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब व्हाट्सएप हमें यह बताता है कि गांधी जी तो कांग्रेस को भंग कर देना चाहते थे। जो गांधी जी कांग्रेस को भंग कर देना चाहते थे, वो 30 जनवरी 1948 को दोपहर में सरदार पटेल से कह रहे हैं कि तुमको और नेहरू को मिलकर सरकार चलाना है। मतलब ये कोई मैं अपने में आप नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता, इसका तो रिकॉर्ड है। गांधी का तो लिखा पढ़ा बोला सब कुछ 40-42 कितने खंडों में है, 92 खंडों में, 96 खंड अब तो हो गए, 96 खंडों में सारा कुछ है। किसी भी डेट पे आप उठा के देख सकते हैं। लेकिन एक बार जब महात्मा गांधी चले जाते हैं तो उस जिम्मेदारी का एहसास होता है, जहां नेहरू की भाषा भी बदलती है और सरदार पटेल की भाषा भी बदलती है। और इसकी कहीं कोई और वजह नहीं है। ऐसा नहीं कि सिद्धांत बदल गया, ऐसा नहीं कि विचार बदल गया, ऐसा नहीं कि आपसी लड़ाइयां थोड़ी कम हो गई, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास, क्योंकि कोई है नहीं जो समझौता करा देगा, खुद लड़ना है और खुद समझौता करना है। और इसीलिए संसद में जाकर सरदार पटेल कहते हैं माई लीडर पंडित नेहरू। चिट्ठी में माई डियर जवाहरलाल ही लिखते थे। सरदार साहब की जितनी चिट्ठियां हैं उसमें माय डियर जवाहरलाल लिखते थे। उम्र में लगभग 15-16 साल जवाहरलाल नेहरू छोटे थे, तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। एक दिन मैंने देखा, मैं एक कार्यक्रम में गया था, वहां इसको भी तमाशा बनाया जा रहा था कि वो इज्जत नहीं करते थे, माय डियर जवाहरलाल नाम लेके बुलाते थे। अब ऐसे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं दिन भर होटल में रहा, सिर्फ 2 घंटे मेरे लिए आया गया। अगर कोई इस बात को ना समझे कि मैं 6 घंटे सोना चाहता था, तो कोई कह सकता है कि मुझे तो सिर्फ 2 घंटे अटेंड किया गया, तो मेरा तो सम्मान ही नहीं हुआ। तो माय डियर जवाहरलाल कह दिया गया तो सम्मान ही नहीं हुआ। ये जो पंडित नेहरू और जवाहरलाल को लगातार लड़ाने की कोशिशें की जाती हैं, ये सिर्फ इसलिए की जाती हैं क्योंकि राष्ट्र निर्माण का स्वप्न जो उनका था वो इनका नहीं है। और यह बताना इनके लिए बहुत मुश्किल काम है कि पंडित नेहरू या पटेल, नेहरू तो खैर हो ही नहीं सकते, पटेल इनके हो ही इसलिए नहीं सकते क्योंकि राष्ट्र निर्माण का स्वप्न इनका अलग है। जब ये कहते हैं देशभक्त और देशद्रोही, तो मैं कहता हूं बिल्कुल सही कहते हैं। मैं उस संगठन के लिए देशद्रोही हूं क्योंकि मेरा जो भारत है वो उस संगठन का भारत है ही नहीं। मेरी जो भारत की कल्पना है, जिसके लिए पंडित नेहरू, गांधी और सारे लोग लड़ रहे थे, मौलाना आजाद, वो भारत था ही नहीं जिसके लिए सावरकर, हेडगेवार, गोलवरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघर्ष कर रहे थे। ये 2 अलग अलग भारत हैं। मैं अपने भारत का देशभक्त हूं, देशद्रोही तो मैं उनको नहीं कहूंगा क्योंकि गांधी ने भी नहीं कहा।
मैं अपने भारत का देशभक्त हूं, उनके भारत का देशभक्त कैसे हो सकता हूं? मेरा जो भारत है उसका जो स्वप्न था वो सबको साथ लेकर चलने का स्वप्न था। वो धर्म के आधार पर बंटवारे को स्वीकार ही नहीं करता था। वो जिन्ना से कहता था कि ठीक है, तुमको चाहिए ले जाओ ये पाकिस्तान, लेकिन बाकी जो बचा हुआ है वो भारत है। वो कोई हिंदू स्थान नहीं बन रहा था पाकिस्तान की तुलना में, वो भारत बन रहा था जो ओरिजिनल इंडिया होने को क्लेम कर रहा था, जो क्लेम कर रहा था कि 1857 और उसके बाद की जो हमारी आजादी की लड़ाई है वो पूरी की पूरी हमारी विरासत है। जो अपने विरासत को ढूंढने के लिए न तो अरब जा रहा था और न तो नेपाल जा रहा था, जो अपनी विरासत को छांट छांट के किनारे नहीं कर रहा था कि मौलाना आजाद नहीं रहेंगे इसमें और गांधी रहेंगे, जो सारी विरासत को एक साथ संभाल रहा था, जो 1857 से लेके 1947 तक आजादी की लड़ाई चली है, जिसमें आइडिया ऑफ इंडिया डेवलप हुआ है, भारत एक विचार के रूप में डेवलप हुआ है। आप जब घर बनाते हैं तो एक घर जमीन पे बनता है और एक घर आपके दिमाग में बन रहा होता है। अगर दिमाग में घर ना बने, आर्किटेक्चर अगर दिमाग में घर ना बनाए, तो जमीन पे घर ऐसा बनेगा कि बेडरूम कहीं, ड्राइंग रूम कहीं, इस कमरे से उस कमरे में जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। आप बहुत सारा एरिया ले लेंगे लेकिन वहां पर आपके सामान नहीं सच पाएंगे। ऐसे ही देश भी पहले सपनों में बनता है। अगर भगत सिंह का लिखा आपने पढ़ा होगा और निश्चित तौर पर पढ़ा होगा, तो भगत सिंह के सपनों का एक देश है जिसमें वो लगातार बताते हैं, सांप्रदायिक एकता की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि गोरे अंग्रेज चले जाएं, उनकी जगह पर काले अंग्रेज आ जाएं तो आजादी का क्या मतलब है। ये एक राष्ट्र का सपना है। जब पंडित नेहरू लगातार संविधान सभा के अंदर और उसके पहले अपने पत्रों में, लेखों में या बताते हैं कौन है भारत माता, वो कहानी इतनी फेमस अब तो हो चुकी है कि सब जानते हैं। किसी सभा में गए, सारे किसान बैठे हुए थे और उनसे पूछा कि अच्छा तुम लोग भारत माता की जय का नारा लगा रहे हो, कौन है ये भारत माता? और आप सब जानते हैं कि सबने अलग अलग जवाब दिया। उन्होंने कहा नहीं, तुम सब भारत माता हो। इस देश की धरती, इस देश का पानी, इस देश की जमीन और इस देश में रहने वाला एक एक इंसान भारत माता है। जब हम जय बोलते हैं तो सबकी जय बोलते हैं। ये क्या है? ये एक राष्ट्र का स्वप्न है। सरदार पटेल जब राजाओं के साथ बात कर रहे होते हैं, उस बीच के कुछ पत्र हैं जो उन्होंने लिखे हैं। आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये स्वप्न नेहरू के कितने आइडेंटिकल हैं। महात्मा गांधी जब नोआखली में जाके उतने हिंसक माहौल में शाम को प्रार्थना सभा करते हैं और उस प्रार्थना सभा में जब उनको मारने की कोशिश होती है, गला दबाने की कोशिश होती है, उसके बाद भी प्रार्थना सभा नहीं रोकते हैं। जहां कुरान से भी वो पढ़ते हैं, जहां वो वेद से भी पढ़ते हैं, जहां वो गुरु ग्रंथ साहब से भी पढ़ते हैं, तो केवल क्या तमाशा कर रहे थे? वही तो था राष्ट्र का स्वप्न, जहां की प्रार्थना में वेद की ऋचाएं भी शामिल थीं, आयतें भी शामिल थे, कुरान की शब्द भी शामिल था, गुरु ग्रंथ साहब का सब कुछ शामिल था और सब मिलाकर जो प्रार्थना थी वो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए थी। यही तो भारत का स्वप्न था जो नेहरू देख रहे थे, जो गांधी देख रहे थे, और इसके बिल्कुल बराबर एक स्वप्न चल रहा था। और जिस स्वप्न को बनाने के लिए सबसे जरूरी था इतिहास को विकृत करना, और वो स्वप्न देख रहे थे सावरकर। एक हाथ से इतिहास को विकृत कर रहे थे, चाहे वो मराठों का इतिहास हो, और इसीलिए उनको शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि उनके स्वप्न में सेट नहीं होते हैं। उनको लगता है कि जिस मुस्लिम महिला को गिरफ्तार किया गया था, अगर उसका रेप कर दिया गया होता, अगर उसके साथ जिना कर दिया गया होता तो वो बेहतर होता। वो स्वप्न हमारे भारत का हो ही नहीं सकता था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज तो गोविंद पानसरे की किताब में आने थे। वो गोविंद पानसरे की कलम से जो लिखे हुए छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वो हमारे भारत की विरासत हैं। वो उनको एक विरासत के रूप में हम जब पाते हैं तो गौरवान्वित होते हैं, और उसी विरासत को जब सावरकर अपने यहां लाना चाहते हैं तो वो शर्मिंदा होते हैं। उनके लिए सवाल होता है कि रेप क्यों नहीं किया। वो हमारे इतिहास के सबसे बड़े नायकों में से एक को रेपिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब जाकर उनके सपनों का भारत बनेगा। वो हमारे सारे विरासत को हिंसा, खून और नफरत से भर देना चाहते हैं, तब उनके हिसाब का भारत बनेगा। आज भी देख लीजिए आप, एक साहब पूछते हैं कि गांधी के हत्यारों पर सब बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह के हत्यारों पर क्यों नहीं बात करते हैं?
क्योंकि अगर करने लगेंगे तो परेशान हो जाओगे। गुरु गोविंद सिंह के जो हत्यारे थे वो पहाड़ी राजा भी थे, जो गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की हत्या के लिए बिल्कुल दबाव डालते हैं कि इनको मार दो, अगर ये सपोले जिंदा रहेंगे तो कल को विद्रोह कर सकते हैं। इतिहास इतनी सीधी लाइन पर नहीं चलता है, और यह आपके ऊपर है कि इतिहास से आप क्या चुनते हैं। अपने पिता के बारे में याद कीजिए। सारे लोग, मेरे पिताजी नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारे इस उम्र के लोग हैं जिनके पिताजी नहीं होंगे। एक तरीके से याद करेंगे तो याद आएगा बहुत पीटते थे, गालियां देते थे। हो सकता है किसी के पिता शराब पीते हो सकता है किसी के पिता के अंदर और कमी हो। आपके ऊपर है, वो याद कर लीजिए और जीवन भर किलसते रहिए। और दूसरी तरफ याद करेंगे तो याद आएगा कि कैसे आपको कॉलेज लेके गए, स्कूल में एडमिशन लेने लगे, कैसे आपको प्यार किया, कैसे आप बीमार थे तो आपकी सेवा किया। आपका चयन है कि आप क्या चयन करेंगे, किस चीज को अपनी स्मृति में रखेंगे और उसके आधार पर कैसे पिता बनेंगे। एक चयन यह हो सकता है कि मेरे पिता के अंदर जो कमजोरियां थी उनको मैं दूर करूंगा और अपने बच्चे के लिए बेहतर बाप बनूंगा। और एक चयन यह हो सकता है कि मेरे पिताजी मुझे हाथ से मारा करते थे तो मैं अपने बच्चे को जूते से मारूंगा। आपका चयन है, जैसा चाहेंगे वैसा भविष्य बनेगा। इतिहास से जो सीखना चाहेंगे। और ये सारी बातें मैं तब से क्यों कर रहा था, क्योंकि अगर आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं पढ़ी है तो यह समझ में ही नहीं आएगा कि एक शानदार इतिहास दृष्टि कैसे एक शानदार भविष्य बनाती है। अपनी विरासत को देखा कैसे जाता है, अकबर को कैसे देखा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे देखा जाता है, बुद्ध को कैसे देखा जाता है, वो देखने की दृष्टि देते हैं आपको पंडित नेहरू। वो देखने की दृष्टि और उसके आधार पर एक बेहतर भारत के निर्माण की, एक बेहतर भारत, एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण की दृष्टि देते हैं आपको नेहरू। और उस प्रक्रिया में बिना ज्यादा बोले, बिना भाषण दिए, बिना फिलोसॉफिकल हुए, एकदम आयरन की तरह, लोहे की तरह खड़े आपको दिखाई देते हैं सरदार पटेल। सरदार पटेल गांधी की हत्या के बाद का एक वो है वाकया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक पत्र लिखते हैं और उसमें आरोप लगाते हैं कि सावरकर के ऊपर जो केस चल रहा है, जो मुकदमा चल रहा है, वो पॉलिटिकल वजहों से चल रहा है, उसका कोई और कारण नहीं है। उस पत्र का जवाब पढ़ना चाहिए सरदार पटेल का, और तब समझ में आता है कि नेहरू से कुछ भी और बेहतर हो ना हो, वकील जरूर वो नेहरू से बेहतर थे। और ये सच भी है, बेहद सफल वकील थे। उसमें वो लिखते हैं, बहुत कायदे से लिखते हैं और पॉइंटर्स देके लिखते हैं कि किस तरह से मैं सारे मुकदमे जो चल रहे हैं उनको खुद ध्यान में रख रहा हूं, एक एक चीज देख रहा हूं, और कौन कौन से पॉइंट हैं जिसकी वजह से कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है। केस जो है वो शुद्ध रूप से जो साक्ष्य और बाकी सारी चीजें उपलब्ध हैं उन पर चल रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद वकील थे और सफल वकील थे, उसके बाद वो सरदार पटेल को इस पर एक पत्र नहीं लिखते हैं। इसके अलावा एक और आपको किस्सा सुनाऊं जिससे समझ में आएगा कि पटेल साहब और नेहरू साहब में क्या दोस्ती थी और क्या फर्क था। गांधी जी के पुत्र जो हैं वो बहुत ज्यादा उस समय इमोशनल थे। जाहिर तौर पर पिता की हत्या हुई थी, और हम ये भी जानते हैं कि गांधी जी फांसी की सजा के खिलाफ थे, ये हम जानते हैं। तो नाथूराम गोडसे को गांधी जी के पुत्र एक पत्र लिखते हैं, और पत्र बड़ा भावुक सा है, जैसा किसी भी गांधी के शिष्य या पुत्र का हो सकता है। और कहते हैं कि तुमको इस बात का जरा भी दुख नहीं है, फला नहीं है। गोडसे तो सावरकर का शिष्य था और एकदम ट्रेंड शिष्य था, कोई ऐसे नहीं था। और सावरकर बहुत शानदार वकील थे। सावरकर के चाहे वो माफीनामे पढ़ लीजिए आप, चाहे सावरकर का और कुछ लिखा पढ़ लीजिए, नहीं, दिस इज अ सीरियस थिंग। माफीनामों की भाषा पढ़िए, अच्छे अच्छे घूम जाएंगे, कई जगह लगेगा ये तो बहुत देशभक्त हैं। अगर आप उस दृष्टि से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कई बार लगेगा और जिसको पेश किया था वो सबकी रिहाई के लिए बात कर रहे थे। ये कोई बात नहीं करता है कि 2 खत के बाद तीसरे खत में बाकी सबकी रिहाई भूल गए, लेकिन वकील बहुत अच्छे थे तो उनका शिष्य भी ठीक ठाक होगा। नाथूराम गोडसे जो है जवाब देता है, और जवाब में उनसे कहता है कि आप आइए और जेल में मुझसे मिलिए, हम लोग बात करेंगे। वो तैयार हो जाते हैं। अब जरा कल्पना करके देखिए कि नाथूराम गोडसे का कोई चित्र होता जिसमें गांधी जी के पुत्र जो हैं वो सिर झुकाए उसके सामने बैठे हुए हैं बहुत शांत, और वो फोटो आज होता तो आज क्या हो रहा होता, आप सोचिए। ये पत्र पहुंचता है पंडित नेहरू के पास। पंडित नेहरू उस पर क्या लिखते हैं, आप क्या कल्पना कर सकते हैं, जो लोग ज्यादातर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं। एक लाइन लिखते हैं बिल्कुल सरकारी स्टाइल में, पटेल साहब को उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। एक लाइन, कहीं उसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पटेल साहब को फॉरवर्ड कर देते हैं। यह होता है भरोसा। वो जानते थे कि इस मामले पर सबसे सही फैसला, एक तो गृह मंत्री थे ही वो, और दूसरा वो जानते थे कि इस मामले पर बिना भावुक हुए
अगर गांधी का कोई शिष्य फैसला ले सकता है तो वो सरदार पटेल हैं। सरदार पटेल के पास वो खत जाता है और तुरंत सरदार पटेल इस पूरी मांग को खारिज करते हैं और कहते हैं कि अगर उस आदमी को जरा भी ये भावना होती कि वो माफी के मूड में होता, अपनी गलती मानता, तब तो मैं उसको इजाजत दे सकता था, लेकिन ऐसे आदमी को मैं कोई छूट नहीं दे सकता हूं जो गांधी जी की हत्या करने के बाद भी जरा सा भी शर्मिंदा नहीं है। और उसके बाद मुलाकात नहीं होती है। अब जो लोग कहते हैं गांधी और नेहरू और पटेल में नहीं पड़ती थी, आप सोच के देखिए, प्रधानमंत्री के पास खत जाता है, क्या उससे ऊंचा कार्यपालिका में कोई है? और प्रधानमंत्री चुपचाप बिना एक शब्द लिखे गृह मंत्री को उसको भेज देता है। और जिसको समझना हो उसको हैदराबाद विलय का पूरा किस्सा पढ़ लेना चाहिए। नेहरू जी की एक खूबी या कमी आप कह लीजिए, श्रेय लेने में उनसे कंजूस आदमी कोई नहीं होगा, वो श्रेय नहीं लेते थे। पूरा आप हैदराबाद का देख लीजिए, सारी चीजें नेहरू के पास आती थी, पटेल के पास भेज दी जाती थी, दोनों लोग साथ बैठ के बात करते थे। पटेल हमेशा फ्रंट पे रहते थे, नेहरू कभी फ्रंट पे नहीं गए, यहां तक कि मिलने भी नहीं गए। सरदार पटेल को ही फ्रंट पे भेजा, क्यों? क्योंकि वो होम मिनिस्टर थे। यहां पे मतलब रेलवे मिनिस्टर को ट्रेन नहीं चलाने दी जाती है, आप झंडी लेके पहुंच जाते हैं। आप सोचिए, पंडित नेहरू सारा श्रेय ले सकते थे, कुछ नहीं करना था। उस हवाई जहाज में जिसमें सरदार पटेल को भेजा गया था, उसमें वो खुद बैठ के चले जाते, निजाम के साथ उनकी फोटो आती और सारा श्रेय हैदराबाद का उनको मिलता। लेकिन सरदार पटेल को भेजा जाता है। लेकिन सरदार पटेल से भी सीखिए, सरदार पटेल जहां बात करते हैं, क्या पंडित नेहरू का नाम लिए बिना बात करते हैं? वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हैं, वो जानते हैं कि यह निर्णय हमारा साझा है, साथ लेके बात करते हैं। कश्मीर के मामले में बात बार आता है कि पंडित नेहरू ने पटेल से कहा कश्मीर मेरे ऊपर छोड़ दो। कहां कहा, किस जगह कहा? मुझे कोई दिखा दे कि पंडित नेहरू ने कहा हो सरदार पटेल से कि गेट आउट ऑफ दिस, आई विल डील कश्मीर। कहीं नहीं कहा है भाई। मामला सिर्फ इतना सा था, इस बात को समझना चाहिए। सरदार साहब थे प्रैक्टिकल। हैदराबाद फंसा हुआ था और देश के बीच में था, दोनों तरफ जमीन थी हैदराबाद। अगर हैदराबाद पाकिस्तान से मिल गया होता तो मतलब यह था कि भारत में पाकिस्तान की एंट्री रोज की बात हो जाती। उनका अपना इलाका था, आपको एयर स्पेस देना पड़ता, आराम से आते, एयर स्पेस मिलता तो जमीन का भी आज नहीं कल कोई रास्ता मिलता। तो हैदराबाद वो किसी भी लेवल पर पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं थे। माउंटबेटन यहां पर गेम खेल रहे थे और मैंने अपनी किताब में बहुत विस्तार में प्रूव किया है कि कैसे इंग्लैंड और अमेरिका उस जमाने में चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान के पास चला जाए। माउंटबेटन जो गेम खेल रहे थे वो ये कि कश्मीर छोड़ दो, हैदराबाद ले लो। वो सेब वाली कहानी और तमाम सारी चीजें हम जगह जगह पे आती हैं। पटेल एक बार इसमें आ गए थे और उन्होंने कहा था ठीक है, वो मुस्लिम बहुल इलाका है, पाकिस्तान के साथ चला जाए, हैदराबाद हमारे पास रहेगा। इस बात पर पटेल राजी हो गए थे, लेकिन सिर्फ राजी हुए थे, कहीं साइन नहीं किया था। नेहरू का वहां पर स्टैंड बहुत क्लियर था, नेहरू का भरोसा जो था। और एक और बात थी कि नेहरू कश्मीर के साथ जो पूरा आंदोलन था उसमें बहुत शुरू से लगे हुए थे। अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस बनती है तो वो नेहरू के कहने पर बनी थी। नेहरू गए थे कश्मीर और वहां शेख अब्दुल्ला से कहा था कि अगर आप सांप्रदायिक तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ेंगे तो कश्मीर में कभी सफल नहीं होगी और देश में कहीं सफल नहीं होगी। ठीक है, 95% मुस्लिम हैं कश्मीर के अंदर, लेकिन जो 5% हिंदू हैं, सिख हैं, उनको भी साथ लीजिए। उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका अध्यक्ष बनाया जाता है सरदार बुद्ध सिंह को और उसमें कश्मीरी पंडित भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। उसके बाद जब गिरफ्तार किया जाता है शेख अब्दुल्ला को, तो भी पंडित जी जा रहे होते हैं, इनको रास्ते में रोका जाता है। उसके बाद फिर वो जाते हैं मुकदमा लड़ने के लिए, वकील का चोगा पहनते हैं। तो कश्मीर के साथ उनका रिश्ता जन्म का भी था, कश्मीरी थे तो एक अलग तरह का रिश्ता था। दूसरा, वो कश्मीर के स्ट्रेटेजिक वैल्यू को बहुत कायदे से समझ रहे थे। जो बात मैंने कही कि गांधी जी ने क्यों विरासत दी होगी, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि स्ट्रेटेजिक और इंटरनेशनल मामलों को नेहरू से बेहतर कोई नहीं समझता है और एक नए आजाद मुल्क के लिए यह बहुत बड़े मुद्दे बनेंगे। तो नेहरू जानते थे कि कश्मीर के चले जाने का मतलब यह है कि अफगानिस्तान से सीधे जम्मू का रास्ता खुल जाएगा, पूरा रास्ता खुला होगा और ऊंचाई का रास्ता होगा। जम्मू तो नीचे पड़ जाता है ना, तो पूरा ऊंचा जो है वो उनके पास चला जाएगा, कभी भी हमला कर सकते हैं, हम परेशान हो जाएंगे। हमेशा यह कहा जाता है कि सांप्रदायिकता, अरे सेकुलरिज्म का वो क्या मानते थे, उसको प्रयोग स्थल मानते थे। इतने मूर्ख नहीं थे भाई, उसके लिए कोई और छोटा सा इलाका ले सकते थे। तो पंडित नेहरू के दिमाग में था कि शेख अब्दुल्ला चूंकि हमारे साथ हैं और शेख अब्दुल्ला को साथ लेकर हम कश्मीर को अपने साथ ले सकते हैं, इसलिए वो लगातार कश्मीर को अपने साथ रखने की कोशिशें कर रहे थे। जब सरदार पटेल ने छोड़ ही दिया था कश्मीर को, तो जाहिर है कि नेहरू की कोशिशें अकेले होती। और जो सबसे बड़ा अपराधी था उसका तो कोई नाम ही नहीं लेता है, महाराजा हरि सिंह।
उसने कहा ना हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे। वो तो डोगरा लैंड बना रहा था, वहां पर डोगरिस्तान बना रहा था, जिसमें हिमाचल के भी इलाके को शामिल करना था। वो जब 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ है, तो एक तीसरा मुल्क भी आजाद हुआ था, जम्मू और कश्मीर, इस बात को समझिए। और गिलगित बाल्टिस्तान जो ऊपर वाला इलाका है, वो तो 15 अगस्त के पहले ही अंग्रेजों ने उठा के दे दिया था पाकिस्तान को। बचा हुआ जिसको पीओके कहते हैं वो था, कश्मीर था और जम्मू था। और पंडित नेहरू वो पहले व्यक्ति थे, और इसके लिए सरदार पटेल के करिस्पॉन्डेंस का पार्ट 1 पढ़ लीजिए, जिन्होंने सरदार पटेल को खत लिखा था कि मेरे पास सूचनाएं हैं, राजकुमारी अमृत कौर के थ्रू उनको सूचना मिली थी कि मेरे पास सूचनाएं हैं कि पाकिस्तान कबीलाई भेष में कश्मीर के ऊपर हमला करने वाला है। उस समय पटेल ने उतना भरोसा उस पर नहीं किया था, और भरोसा करते भी तो क्या कर लेते, क्योंकि कश्मीर तो हरि सिंह के पास था और हरि सिंह हिलने को तैयार नहीं था। उसने तो पाकिस्तान के साथ समझौता करके रखा हुआ था, भारत ने समझौता करने से मना कर दिया था। अब जब सेना पहुंच जाती है, जब पाकिस्तान के कबीलाई सेना जो है वो बारामूला पहुंच जाती है, तब जाके इनको होश आता है। हरि सिंह को अपनी आर्मी भेजते हैं, आर्मी लड़ नहीं पाती है। कुल मिला के 4-5 दिन और लगने थे, श्रीनगर के ऊपर कब्जा हो जाता। तब जाके वो हिंदुस्तान से कहते हैं सेना भेज दो। अब आप खुद सोच के देखिए कि एक आजाद मुल्क में दूसरा आजाद मुल्क हमला करता है, भारत कैसे सेना भेज देगा। तो पंडित नेहरू शर्त रखते हैं वहां पर कि जब तक आप हमारे साथ विलय का समझौता नहीं करते हो, तब तक हम सेना नहीं भेज सकते हैं। आनन फानन में 26 अक्टूबर को विलय का पत्र साइन होता है, और उसके बाद सरदार पटेल और नेहरू के बीच में कहां किस बात को लेकर लड़ाई हुई है, मुझे तो कम से कम नहीं मिला कहीं कुछ। आप लोग बार बार ये बात कही जाती है, यूएन क्यों चले गए। दो मुल्कों की लड़ाई में आपकी अपने पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो आप कहां जाएंगे? या तो मोहल्ले के दादा के पास जाएंगे, या लोकल कोर्ट में जाएंगे, और कहां जा सकते हैं आप? और यह सोचना कि हम तो इतने मजबूत थे कि पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते, तो 4 दिन में समझौता करने वाले लोग लगभग 1.5 साल चली लड़ाई को समझाते हैं कि आपने समझौता क्यों कर लिया, आपने 4 दिन में क्यों समझौता कर लिया। आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर था, हमारे ऊपर भी था उस जमाने में। और दूसरी उससे बड़ी बात यह थी, इस बात को समझिए, नई नई सेनाएं थी हमारे पास, कोई इक्विपमेंट नहीं था। दोनों सेनाओं के जो अध्यक्ष थे वो अंग्रेज थे, और उनके बीच में समझौता था कि वो आपस में लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसीलिए पाकिस्तान सीधा हमला नहीं कर पाया था, क्योंकि दोनों सेनाओं के जो चीफ थे वो अंग्रेज थे, और उनके बीच में समझौता था कि हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। तो उस तरह से पाकिस्तान की सेना हमला कर नहीं सकती थी। इसलिए पाकिस्तान ने कबीलाइयों के थ्रू हमला करवाया था, जिसमें पाकिस्तान की लोकल सेना शामिल थी। तो आपको यहां से भी बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा था। दूसरा, वो ऊंचाई वाले इलाके में थे। आपको कारगिल याद होगा, कारगिल में क्यों हमारे इतने सारे सैनिक शहीद हुए और ऑफिसर शहीद हुए? क्योंकि कारगिल में जहां वो थे वो ऊंचाई के लेवल था, हम नीचे से जा रहे थे। उस समय भी वो ऊंचाई के लेवल पे थे। उस समय भी सरदार पटेल का एक लेटर मिलता है मेहरचंद महाजन को लिखा हुआ, और गोपाल अयंगर को लिखा हुआ, और उसमें वो लिखते हैं कि हमारी कंडीशन न तो आर्थिक रूप से और न ही सैन्य रूप से ऐसी है कि इस लड़ाई को लंबा चला सके। अगर ये लड़ाई बहुत लंबी चली तो पता नहीं क्या होगा। तो गरूर कीजिए अपनी सेना पे, लेकिन सेना बंद तो जाने दीजिए। वो सेना तो अंग्रेजों की बची खुची सेना थी, कितना लड़ लेते। फिर भी आपने कश्मीर पूरा मुक्त कराया, आपने पुंछ का एक इलाका मुक्त कराया, जम्मू के अंदर आपने घुसने नहीं दिया, कारगिल आपने बचा लिया। इससे ज्यादा क्या बचा सकते थे आप? और फिर आपने समझौता किया और आप यूएन में गए। यूएन को लेकर लगातार होता है, यूएन में क्यों गए, यूएन में क्यों गए? क्योंकि पंडित नेहरू जानते थे कि यूएन में अगर हम नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान जाएगा। आज नहीं कल अगर दो देशों के बीच में टेरिटरी का मामला है तो यूएन तो जाएगा ही ना। दुनिया में कहां दो देशों के बीच टेरिटरी का मामला है जो यूएन नहीं गया है? और मैं पलट के हमेशा सवाल पूछता हूं कि यूएन में ऐसा क्या हो गया जिससे भारत का नुकसान हो गया? कितनी जमीन यूएन ने भारत की जमीन उठाकर पाकिस्तान को दे दी? कुछ नहीं। अरे यूएन में जो जनमत संग्रह की बात हुई थी उसकी शर्त तो कभी पढ़ लीजिए। शर्त यह थी कि पाकिस्तान को उस पूरे इलाके से अपनी पूरी सेना हटानी पड़ेगी, और भारत वहां उतनी सेना रखेगा जितना चुनाव करवाने के लिए, सुरक्षा के लिए जरूरी है। यह ऐसी शर्त थी जो पाकिस्तान कभी मान ही नहीं पाया। उसके आगे देखिए, नेहरू जी ने कहा कि मैं तैयार हूं जनमत संग्रह के लिए, शर्त बस एक है कि जनमत संग्रह का जो कमिश्नर होगा वो अमेरिकी नहीं होगा, किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का होगा। पाकिस्तान पीछे हट गया। शिमला समझौता और उसके बाद की बात तो फिर मैं कश्मीर पे ही चला जाऊंगा, लंबा हो जाएगा।
लेकिन कश्मीर मसले पर यह कहना कि सरदार पटेल और पंडित जी में लड़ाई चल रही थी, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ थे, यह अपने आप में बताता है कि दरअसल आपका इंटरेस्ट ना कश्मीर में है और ना आपका इंटरेस्ट अपने देश की किसी भलाई में है। आपका इंटरेस्ट पंडित नेहरू और सरदार पटेल के बीच में झगड़ा ढूंढने में है। एक और बात है, यह भी कही देना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों की सभा है, दो पढ़े लिखे लोग अगर दोस्त होंगे तो उनके बीच में असहमतियां भी होंगी और बहस भी होगी। मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, निरंजन भाई ने कुछ किताबें पढ़ी हैं, हम लोग बैठेंगे तो किसी एक मुद्दे पर निरंजन भाई कहेंगे ये तो गलत बात है, किसी एक पर मैं कह दूंगा कि नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन मान लीजिए हम दोनों मूर्ख हैं, हम दोनों ने हाई स्कूल नकल करके पास किया और उसके बाद कुछ नहीं पढ़ा, तो फिर हमारे बीच में बहस होगी किस बात की? सिर्फ इस बात की बहस हो सकती है कि ये वाली जमीन कैसे कब्जा किया जाए, ये वाली गाड़ी कैसे कब्जा की जाए, यहां कैसे किया जाए, यही हो सकता है। इंटेलेक्चुअल बहस तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज इंटेलेक्चुअल बहस हमेशा इंटेलेक्चुअल बहस लोगों के बीच में होगी। इंटरनेशनल नीति पर, अंतर्राष्ट्रीय नीति जो है उसके लिए आप किसी रिटायर्ड अफसर को लाकर बिठा देंगे और जिसका बेटा जो है वो अमेरिका का नागरिक होगा और वो अपने आप अमेरिका से चिपकने की कोशिश करेगा, उसके बाद जो होगा वो होगा। अगर आपको कूटनीति का क नहीं पता है, विदेश नीति का व नहीं पता है आपको, और अर्थनीति का अ नहीं पता है, तो फिर आप क्या करेंगे? सरकार गिराएंगे, सरकार बनाएंगे, उसमें तो हमेशा सहमतियां होंगी। जहां अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी बनानी होती है, जहां आपको अपनी डिप्लोमेसी करनी होती है, वहां बहस होगी। कि कोई कहेगा, मान लीजिए कि आज का समय होता और कोई उस तरह का होता तो कोई कहता कि चाइना रशिया तुम्हारा इतना पुराना दोस्त है, उसको नाराज करके चिपको, अमेरिका से इतना मत चिपको। कोई समझाता कि ट्रंप पागल है, इतना ज्यादा उसको भाव मत दो। लेकिन जब कोई समझाने वाला ही नहीं है तो फिर तो यह होगा कि विनाश हो जाएगा, उसके बाद हम कहेंगे कि डंका बज रहा है। इसकी जरूरत उस समय नहीं थी, इसलिए पंडित नेहरू और सरदार पटेल के बीच में बहस थी। चाइना को लेकर कम से कम सरदार पटेल ज्यादा सही थे। चाइना को लेकर सरदार पटेल समझा रहे थे कि माओ को इतना ज्यादा छूट मत दो, विस्तारवादी है, कल को तुम्हारे यहां भी हमला कर देगा। और 1962 में नेहरू ने वो हमला झेला, वो धोखा झेला। शायद सरदार पटेल जिंदा होते तो ये कंडीशन नहीं आती, वो ग्राउंड रियलिटीज को और कायदे से देख पाते। लेकिन इसको आप दुश्मनी कहेंगे या देश की भलाई के लिए अपनों से भी बहस कहेंगे? अगर मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि सरदार पटेल जिंदा होते और 1950, 52, 53 आते आते उनके समझ में आ जाता कि अब चाइना कभी भी गड़बड़ कर सकता है, तो वो क्या करते? वो डियर जवाहरलाल लिखकर एक चिट्ठी लिखते और कहते कि आपके साथ मुझे व्यक्तिगत मुलाकात करनी है। कमरा बंद होता और दोनों लोग बैठ के जबरदस्त बहस करते, वो अपने तर्क देते, ये अपने तर्क देते, और फिर शायद पंडित नेहरू के समझ में आ जाता कि नहीं, इसको यहां पर रोक देना है, ज्यादा हिंदी चीनी भाई भाई नहीं करना है, या हिंदी चीनी भाई भाई करना है लेकिन सावधान रहना है। ये तो देश के भले के लिए झगड़ा होता ना। ये झगड़े थे, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में और आप नेहरू के बीच में करा लो। अब ये कौन याद दिलाए कि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर तो केस किया था सरदार पटेल ने। विट्ठल भाई पटेल की जब डेथ होती है तो अपनी संपत्ति का एक हिस्सा लिख देते हैं वो सुभाष चंद्र बोस के नाम, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने अंतिम टाइम में उनकी बड़ी सेवा की थी। सरदार पटेल वो मुकदमा लड़ते हैं, मुकदमा जीतते हैं, लेकिन पैसा 1 रुपए नहीं लेते हैं, वो पैसा किसी ट्रस्ट को दान कर देते हैं। अब वो थी उनकी लड़ाई, वो नेताजी के रास्तों को सही नहीं मानते थे, और क्या हुआ? सारी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, लेकिन एक बात तो तय है ना, नेताजी की वो फोटो जब आप हिटलर के साथ देखते हैं तो आपको दुख होता है। हिटलर के साथ नेताजी की फोटो देखते हैं, आपको दुख होता है, और साथ ही आपके मन में यह सवाल उठता है कि अगर जापान और हिटलर की सहायता से हिंदुस्तान आजाद भी हो गया होता तो क्या हिटलर हिंदुस्तान की आजादी को चलने देता? जब आप हिटलर के गोपनीय लेटर्स और बाकी सारा कुछ पढ़ते हैं, आर्काइव पढ़ते हैं, तब आपके समझ में आता है कि हिंदुस्तान को तो वो एक टूल की तरह यूज करना चाह रहा था। इंग्लैंड के साथ वो एक टूल की तरह यूज करना चाह रहा था कि अगर यहां उसका कब्जा हो जाता है तो वो इंग्लैंड के साथ खेल करेगा कि यूरोप के इलाके तुम छोड़ो, तुम्हारा उपनिवेश हम छोड़ देते हैं। तो ठीक है, बहुत इज्जत है उनकी, नेताजी की बहुत इज्जत है, लेकिन गलती उनसे भी हो सकती थी, ऐसे ही गलती किसी से भी हो सकती थी। लेकिन क्या ये निजी दुश्मनियां थी? और आखिर में जहां से बात करना चाहूंगा, मुझे पूरी आजादी की लड़ाई में 1857 से लेके 30 जनवरी 1948 तक कोई एक ऐसी घटना बता दीजिए कि एक विचारधारा के मानने वाले ने दूसरे विचारधारा के व्यक्ति की हत्या की योजना बनाई हो। मुझे एक कोई उदाहरण आप बता दीजिए, किसी कांग्रेसी ने किसी क्रांतिकारी को मारने की योजना बनाई हो। सुभाष बाबू के फॉरवर्ड ब्लॉक वालों ने गांधी जी की हत्या की योजना बनाई हो। किसी ने भी कहीं भी
किसी क्रांतिकारी ने किसी गांधी की, किसी नेहरू की, किसी पटेल की हत्या की योजना बनाई हो। वो बम के दर्शन के खिलाफ लेख तो लिख सकते थे, वो गांधी जी से सवाल करते हुए लेख तो लिख सकते थे, लेकिन सरदार पटेल के संगठन ने कभी एक बार भी महात्मा गांधी के हत्या की नहीं सोची। महात्मा गांधी इंकलाब का जो तरीका था, बंदूकों के उनके खिलाफ तो हो सकते थे, लेकिन अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है उस बूढ़े आदमी ने भगत सिंह को बचाने के लिए। जिस दिन भगत सिंह को फांसी हो रही थी उस दिन भी बैठकर वो खत लिख रहे थे, और जब उनको काले फूल दिए गए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा हुआ मर गया, चुपचाप काले फूल लेकर रख लिए। और जवाहरलाल नेहरू ने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह दोनों के मरने के बाद जो लिखा है उसको जरा एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आएगा कि क्या आपस में इज्जत थी। और यही सवाल आपके बीच छोड़कर जा रहा हूं कि आखिर इस पूरे दौर में केवल एक विचारधारा ऐसी क्यों है जिसने अपने वैचारिक विरोधी के हत्या की साजिश रची, कम से कम 7 बार उसको जान से मारने की कोशिश की और 7वीं बार एक निहत्थे आदमी को मारने में सफल हुए। जब इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तो यह भी समझ में आ जाएगा कि उनका राष्ट्र निर्माण, उनके राष्ट्र की परिकल्पना गांधी, नेहरू, मौलाना के राष्ट्र की परिकल्पना से कैसे अलग थी, और यह भी समझ में आ जाएगा कि उनकी हिंसा भगत सिंह की हिंसा से कैसे अलग थी। भगत सिंह की बंदूक वाली फोटो लगाकर इनको लगता है कि भगत सिंह इनकी परंपरा के हो गए। भगत सिंह ने बंदूक उठाई तो अंग्रेजों के ऊपर चलाई। भगत सिंह ने बंदूक उठाई तो जब फांसी मिली तो हंसते हंसते फांसी चूमी। अपने बाप को भी नाराज हो गए, अपने बाप से भी, जब उन्होंने कहा माफी मांग लो। यहां दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलवाई गई और उसके बावजूद माफी मांगी गई कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट मुझे माफ कर दे तो मैं किसी तरह के, और कांग्रेस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, ये अंग्रेजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1948 की बात कर रहा हूं। कांग्रेस गवर्नमेंट से खत लिखा गया था कि अगर सरकार मुझे इन सारे मामलों से बाहर कर दे तो मैं किसी तरह के पॉलिटिकल कार्यवाही में हिस्सा नहीं लूंगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे हिंसा हो या अहिंसा, सब कुछ तय इस बात से होता है कि आपकी नीयत क्या है, आप बनाना क्या चाहते हैं। गांधी जी के एक एग्जाम्पल को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। गांधी जी उपवास की बात करते थे और उपवास के बारे में कहते थे कि आप उसी के लिए उपवास कर सकते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पिता शराब पीता है और बेटा उपवास पे बैठ जाता है कि पिताजी जब तक आप शराब नहीं छोड़ेंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बोले ये अहिंसक उपवास है। जिससे आप नफरत करते हैं उनके खिलाफ उपवास का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंसक उपवास हो सकता है। इस बात को बस ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर आप एक साधना में बैठे हैं और भूखे हैं इस बात के लिए कि आपका दुश्मन इस साधना के बाद मर जाए, किसी तांत्रिक ने आपको बताया है कि ये वाली साधना करेंगे तो सामने वाला मर जाएगा, तो कर तो आप अहिंसा रहे हैं तो आप व्रत, लेकिन आपकी नीयत गड़बड़ है। गांधी वाली अहिंसा कर रहे हैं तब आपकी नीयत अच्छी है, आप किसी को सुधारना चाहते हैं। शायद आप लोगों को पता होगा कि पहला जो उपवास उन्होंने किया था वो सारा भाई के खिलाफ किया था। सारा भाई के मजदूर मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सारा भाई थे तो सेठ ही, मजदूरी बढ़ाने को तैयार नहीं थे। तो सोचिए, सारा भाई की बेटी और गांधी जी ये दोनों लोग उपवास पे बैठे सारा भाई के खिलाफ, और मजदूरी बढ़वाई गई क्योंकि सारा भाई से वो प्रेम करते थे, और मजदूरी बढ़वाई गई। मजदूरों की मजदूरी जब बढ़ी उसके बाद ही उन्होंने उपवास बंद किया। तो आखिरी एक बात कह के मैं बात खत्म करूंगा। बंदूक उठाने से कोई भगत सिंह नहीं बनता, खादी पहनने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता, और नफरत से कोई देश नहीं बनता। जो देश नफरत से बने हैं वो कहां हैं इसको देख लीजिए। मोहब्बत, जोड़ने की बात, और बड़ा अगर देश है तो दिल को बड़ा करना, ये वो चीजें हैं जो हम सरदार पटेल और पंडित नेहरू से सीख सकते हैं, जो हम नरेंद्र दाभोलकर से सीख सकते हैं, और ये वो चीजें हैं जिनके लिए लड़ते हुए अगर हम मारे भी गए तो हम जिंदा रहेंगे। बहुत शुक्रिया।